हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आसान यूपीपीएससी के चैनल पे, जहाँ पे हम लोग जीएस के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस या टॉपिक्स होते हैं उसको कवर करने का प्रयास करते हैं। और इस संबंध में अभी हाल ही में यूपीपीसीएस सॉरी कह रहे हैं तो यूपी में जो पुलिस की है 60,000 प्लस वैकेंसी आई है। तो 60,000 प्लस वैकेंसी आई है जिसमें जीएस के भी क्वेश्चंस रहेंगे। तो जीएस के क्वेश्चंस रहेंगे और टोटल जो क्वेश्चंस होंगे आपके एग्जाम में यूपी पुलिस में, वो टोटल क्वेश्चंस होंगे कितने, 150 क्वेश्चंस होंगे। 150 क्वेश्चंस होंगे और जो टोटल मार्क्स होगा वो होगा 300 का। और ये 2 घंटे में आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो ऐसे में जीएस के जो क्वेश्चन है वो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे सिलेक्शन लेने में। और जीएस के इसमें सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, और जिसके लिए मेरे ख्याल से किरण पब्लिकेशन में जितने भी फैक्ट दिए हुए हैं वो काफ़ी सफिशियंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो मैंने सोचा कि इसके जो सार होगा किरण पब्लिकेशन बुक का, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे सिर्फ मैं उसको ही आपको पढ़ाऊँगा, जिससे आपका कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट आपको मिल जाए और वो याद भी हो जाए उसी समय। जो भी ट्रिक्स होंगे मैं आपको उसी वीडियो में उसी समय बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, फिलहाल आपके एग्ज़ाम में कुछ 150 क्वेश्चन है और जो माइनस मार्किंग होगी वो 0.5 की कटेगी। ओके, तो आपका ये एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और जिसमें आपके 0.5 मार्क्स काट लिए जाएंगे। ठीक है, तो आज फिलहाल हम लोग हिस्ट्री के टॉपिक को कवर करेंगे और देखते हैं कि आपके हिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे उसको हम कवर करेंगे। ओके, तो पहला जो हमारा टॉपिक्स होता है वो होता है इतिहास के स्रोत। तो इतिहास के स्रोत से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्ज़ाम में, जिसमें विभिन्न प्रकार के स्रोत होते हैं जिससे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है कि कहाँ से क्या मिला है, और उनके राजवंश की जानकारी भी यहीं से मिलती है। ठीक है, तो चलते हैं फैक्ट की तरफ। तो जो पुरातात्विक स्रोत हैं, तो पुरातात्विक स्रोत में से संबंधित जो फैक्ट हैं उसमें क्या क्या है, जैसे सर्वाधिक प्राचीन और पठनीय अभिलेख जो है अशोक के हैं। अशोक के समय ही सर्वाधिक प्राचीन और पठनीय अभिलेख मिले हैं जो कि प्राकृत भाषा में थे, प्राकृत भाषा में थे। वहीं अशोक का नाम, अगर अशोक का नाम पूछा जाता है कि अशोक का नाम किन किन अभिलेखों में प्राप्त होता है, तो वो है गुर्जरा। ठीक है, नाम लिख दे रहे हैं, तो है गुर्जरा, मास्की, गुर्जरा मास्की, नेतुर। ओके, गुर्जरा मास्की नेतुर, और एक है उड़े गोलन। तो ये 4 ऐसे प्लेस हैं जहाँ पे अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। तो हम इन चारों नामों को याद रखिएगा, गुर्जरा मास्की, नेतुर और उड़ेगोलन, ये अशोक का नाम अशोक ही यहाँ पे मिलता है। वहीं अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। और जो ब्राह्मी लिपि होती है वो किस साइड से लिखे जाते हैं, तो लेफ़्ट टू राइट साइड से लिखा जाती है। तो ब्राह्मी लिपि आपकी लेफ़्ट टू राइट साइड ही लिखी जाती है। ओके, वहीं जो पश्चिमोत्तर प्रांत है, ठीक है, तो जो पश्चिमोत्तर प्रांत है वहाँ से जो आपकी लिपि है तो वहाँ से आपकी खरोष्ठी लिपि मिलती है। तो जो ब्राह्मी लिपि है, अगर ये आपका नॉर्थ है, साउथ है, और ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट, तो जो इतना एरिया है, ठीक है, तो जो इतना एरिया है यहाँ से आपकी ब्राह्मी लिपि मिलती है। ओके, तो यहाँ से आपकी ब्राह्मी लिपि मिलती है, और बाकी जो का ये जो शेष एरिया है यहाँ से आपकी खरोष्टी, ग्रीक, ठीक है, तो खरोष्टी, ग्रीक, आरमाइक, आरमाइक, ये सारी लिपियाँ यहाँ से मिलती हैं। तो मतलब ये एरिया आपका ब्राह्मी लिपि है। सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि किस क्षेत्र में कौन सी लिपि मिली है तो वो है ब्राह्मी लिपि। ओके, ब्राह्मी लिपि आपने देख लिया कि ये लेफ़्ट टू राइट लिखी जाती है। वहीं खरोष्टी जो लिपि है वो राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती है। ओके, अब देखिए जैसे खरोष्टी लिपि और देखिए यूनानी और आरमाइक लिपियाँ देखो कहाँ से मिलती है, तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान से यूनानी आरमाइक लिपियाँ मिलती हैं, मतलब ये वाला रीजन। तो ये वाला जो रीजन है यहाँ से आपका यूनानी और आरमाइक लिपियों के साक्ष्य मिलते हैं अशोक के समय के। और जो अशोक का लेख पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास जो सफलता मिली थी वो जेम्स प्रिंसेप को मिली थी।
तो अशोक का अभिलेख जिसने पढ़ा उसका नाम था जेम्स विल्सन। और ये डेट याद रखिएगा, डेट खूब पूछता है एग्जाम में। 1837 में इनको सफलता मिली थी ऐसा, ठीक है। बाकी देखिए कुछ साथ से जो है वो अभिलेख है, जैसे कौन कौन सा है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख। तो हाथी गुम्फा अभिलेख, इसमें ही प्रथम बार भारतवर्ष का जिक्र होता है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख में प्रथम बार भारतवर्ष का जिक्र होता है। और ये अभिलेख कहाँ पे मिलता है, तो ये अभिलेख उड़ीसा में है, ठीक है। और ये तिथि रहित अभिलेख है। और इसका संबंध किससे है, तो कलिंगराज जो है खारवेल, इनसे संबंधित है ये हाथी गुम्फा अभिलेख। वहीं जूनागढ़ जो अभिलेख है, जिसे गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है, ये दामन के द्वारा बनवाया गया था। और इसमें ही जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है। नासिक अभिलेख जो है 7 वाहनों से संबंधित है, ठीक है। जैसे गौतमी बलश्री या 7 वाहनों की उपलब्धियां, तो नासिक जो है वो 7 वाहन अभिलेख 7 वाहनों से संबंधित है। वहीं प्रयाग स्तंभ लेख, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो प्रयाग स्तंभ लेख है ये समुद्रगुप्त से संबंधित है, जिनकी उनके विजय गाथाओं का वर्णन है। ओके। एहलोल जो अभिलेख है ये किसके संबंधित है, तो ये संबंधित है पुलकेशिन द्वितीय से। तो पुलकेशिन द्वितीय से एहलोल अभिलेख संबंधित है। वहीं मंदसौर अभिलेख जो है वो यशोवर्धन से संबंधित है। और इसी अभिलेख में रेशम बुनकरों की जानकारी मिलती है। तो रेशम बुनकर की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है, मंदसौर अभिलेख से मिलती है। ओके। ग्वालियर अभिलेख याद करने की जरूरत नहीं है। और भीतरी स्तंभ और जूनागढ़ अभिलेख, तो भीतरी स्तंभ जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है, स्कंद गुप्त से संबंधित है। और इसी अभिलेख में हूणों के विजय का विवरण मिलता है। तो भीतरी स्तंभ जो लेख है उसमें हूणों के विजय का वर्णन मिलता है, स्कंद गुप्त जिसे जीतता है। वहीं बांसखेड़ा और मधुबन अभिलेख, बांसखेड़ा और मधुबन अभिलेख जो है वो हर्षवर्धन की उपलब्धियों के बारे में प्रकाश डालता है। ओके। तो बांसखेड़ा मधुबन किससे संबंधित है, हर्षवर्धन से संबंधित है। अयोध्या अभिलेख जो है वो शुंगों की उपलब्धियों के बारे में विवरण इससे यहाँ से मिलता है। तो अयोध्या अभिलेख में किसकी बात होती है, शुंगों की बात होती है, ठीक है। एरन अभिलेख वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम हाल में खूब पूछा गया है ये क्वेश्चन। ओके। तो इसमें क्या होता है, सती प्रथा का पहली बार उल्लेख मिलता है अगर कहीं तो वो है एरन अभिलेख में ही मिलता है, जिसमें भानुगुप्त कोई शासक रहता है तो उसके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो हेलियोडोरस का जो अभिलेख है वो बेसनगर से मिलता है, विदिशा से, ठीक है। तो गरुड़ स्तंभ लेख जो है वो किससे संबंधित है, हेलियोडोरस से संबंधित है, ठीक है। तो गरुड़ स्तंभ की अगर बात की जाए तो हेलियोडोरस से संबंधित है। और यहीं पे ही इसमें भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण की बात मिलती है। तो अगर भागवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है, तो वो गरुड़ स्तंभ लेख है जो कि विदिशा में है और ये हेलियोडोरस से संबंधित है, ठीक है। वहीं हाथी गुम्फा में पहले ही बता दिया था कि हाँ भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। ओके। और हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ पे है, तो ये उड़ीसा में है। दुर्भिक्ष की अगर सर्वप्रथम उल्लेख देखा जाए तो ये सौह गौरा अभिलेख से मिलता है, दुर्भिक्ष की, जिसमें जानकारी मिलती है हमको, ठीक है। अगर विदेशी अभिलेखों में देखा जाए तो विदेशी अभिलेखों में क्या है, तो एक है एशिया माइनर में बोगाज कोई स्थान है, एशिया माइनर में बोगाज कोई स्थान है जहाँ से 1400 ईसा पूर्व में के अभिलेखों की जानकारी मिलती है कि वो 1400 ईसा पूर्व का है, अब बोगाज कोई स्थान पे है। और यहाँ पे मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य नामक वैदिक देवताओं का वर्णन है। तो इन देवताओं का नाम याद रखिएगा, ठीक है, कि कौन कौन से देवता वहाँ पे उल्लेख मिला है बोगाज कोई अभिलेख में। तो ये कौन कौन से हैं, मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य, इन चारों देवताओं का उल्लेख बोगाज कोई या एशिया माइनर अभिलेख से मिलता है, ठीक है। ओके, ठीक है। देखते हैं तो सर्वाधिक मात्रा में अगर मुद्राएं वो मौर्योत्तर काल की मिलती हैं। तो मौर्योत्तर काल के बाद की सर्वाधिक मुद्राएं चली थी जिसमें सीसा, प्रोटीन, तांबा, कांसे, चांदी, सोने की हैं, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल। जो कुषाण शासकों द्वारा स्वर्ण सिक्कों में जो जारी किए गए थे वो सर्वाधिक शुद्ध थे, ठीक है। तो जो कुषाण शासक ने जो स्वर्ण सिक्के जारी थे उनकी शुद्धता सर्वाधिक थी अपेक्षाकृत पिछले शासकों के। वहीं गुप्त शासक जो थे
वो सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्के जारी किए। अगर शुद्धता की बात की जाए स्वर्ण सिक्कों की तो वो कुषाण शासक थे, वहीं क्वांटिटी की बात की जाए तो वो गुप्त शासकों ने ढेर सारे स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। ओके, समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर यूप बना हुआ है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर यूप बना हुआ है, मतलब नाव। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर यूप बना हुआ है, जबकि कुछ पर अश्वमेध पराक्रम शब्द उत्कीर्ण है, और यहीं पे ही इसे बीड़ा बजाते हुए भी दर्शाया गया है। ठीक है, समुद्रगुप्त के सिक्कों पर ही। ओके, जो सातवाहन थे, तो सातवाहन का राजा था सातकर्णी, इसकी मुद्रा पर जलपोत का उत्कीर्ण है। तो इसकी मुद्रा पर जलपोत का उत्कीर्ण है, मतलब नाव का आकार बना हुआ है इसकी मुद्रा पे। ओके, चंद्रगुप्त सेकंड, तो चंद्रगुप्त सेकंड की जो व्याघ्र शैली है, यहाँ पे मुद्राओं के ऊपर क्या है, पश्चिम भारत में शकों के विजय का वर्णन होता है। तो समुद्रगुप्त की जो समुद्रगुप्त सेकंड था, उसकी मुद्राओं पर पश्चिमी भारत के शकों पर विजय का वर्णन मिलता है। ओके, स्मारक और भवनों से क्या क्या हमें साक्ष्य मिले हैं, तो देखते हैं। उत्तरी भारत में नागर शैली प्रचलित है मंदिर निर्माण की, तो मंदिर निर्माण की जो नागर शैली है उत्तरी भारत में प्रचलित थी। वहीं दक्षिण भारत में जो मंदिर निर्माण की शैली थी वो द्रविड़ थी। ओके, और जबकि दक्षिणापथ के वह मंदिर जिसमें नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ है उसे बेसर शैली कहते हैं। तो बेसर शैली क्या होते हैं, जिसमें नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का मिश्रण पाया जाता है। ठीक है, मूर्तिकला के बारे में देखते हैं। तो जो कुषाणकालीन मूर्तियाँ थीं, कुषाणकालीन मूर्तियों में जहाँ विदेशी प्रभाव अधिक था, तो कुषाणकाल की मूर्तियों में विदेशी प्रभाव अधिक था। वहीं गुप्त काल की मूर्तियों की बात की जाए तो इसमें स्वाभाविकता अधिक दिखाई देती थी, और गुप्तोत्तर काल में सांकेतिकता का अधिक प्रभाव था। ठीक है, कुषाणकालीन में विदेशी प्रभाव अधिक दिखता था, वहीं गुप्तकालीन जो मूर्तियाँ थीं उसमें स्वाभाविकता का अधिक प्रभाव दिखता था। वहीं गुप्तोत्तर के बाद जो भी मूर्तिकला बनी उसमें सांकेतिकता का अधिक प्रभाव दिखता है। भरूच, बोधगया, सांची, अमरावती की मूर्तिकला में जन सामान्य के जीवन की यथार्थ झांकी मिलती है। ओके, ठीक है, तो चित्रकला में अगर देखा जाए तो अजंता गुफा में, तो अजंता गुफा में क्या होता है, उत्कीर्ण माता और शिशु तथा मर्दासन राजकुमारी जैसे चित्रों का शाश्वत सर्वकालिक है, जिससे गुप्तकालीन कलात्मक और तत्कालीन जीवन की झलक मिलती है। तो अजंता गुफा में बस इतना याद रखिएगा कि मर्दासन राजकुमारी की का जो चित्र है वो अंकित किया गया है। ओके, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है मोहनजोदड़ो में 500 से अधिक मोहरें प्राप्त हुई हैं जो हड़प्पा संस्कृति के निवासियों के धार्मिक विश्वासों को इंगित करती हैं। तो अगर मोहरे शब्द आता है तो आप व्यवसाय से मत समझिएगा कि हाँ 500 मोहरें मिली हैं तो इसका मतलब व्यवसाय अच्छा हो, नहीं, यहाँ पे धार्मिक विश्वासों की ओर ये इंगित करता है। ओके, ठीक है, कौशाम्बी में व्यापक स्तर पर किए जाने वाले उत्खनन कार्य में उदयन का राजप्रसाद और घोषिताराम विहार मिला हुआ है। तो कौशाम्बी में क्या है, उदयन का राजप्रसाद है और घोषिताराम विहार यहीं पे मिला हुआ है। अतरंजी खेड़ा में लोहे के प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि हाँ यहाँ से लोहे के प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वहीं अरिकमेंडू, दक्षिण भारत में एक जगह है अरिकमेंडू, वहाँ से रोमन सिक्के मिले हैं, जिससे पता चलता है कि भारत का व्यापार उस समय रोम साम्राज्य के साथ भी था। साहित्यिक स्रोत में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं आपके उसमें। तो साहित्यिक स्रोत में जो है भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ है। तो वेद का अर्थ क्या है, ज्ञान। ठीक है, और श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण इसे श्रुति भी कहा जाता है। तो वेद का अर्थ है ज्ञान और इसे श्रुति भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू होते हैं जिसमें आपको ऋग्वेद से संबंधित नियर अबाउट सारे फैक्ट मिल जाएंगे।
तो देखते हैं क्या क्या है। तो भारत की सर्वाधिक प्राचीन रचना ऋग्वेद में ऋक का अर्थ है छंदों और चरणों से युक्त मंत्र। तो ऋक का अर्थ क्या होता है, तो छंद और चरणों से युक्त एक मंत्र होता है इसमें। और इसमें क्या क्या देखते हैं होता है, तो इसके जो पढ़ने वाले होते हैं उसे होत्र या होता कहा जाता था। ऐसे ऋषि जिन जो इसको पढ़ते थे, मंत्रों का उच्चारण करते थे, उन्हें होत्र या होता कहा जाता था। और ऋग्वेद की अनेक संहिताओं में साकल संहिता ही उपलब्ध है। तो ढेर सारी संहिताएं लिखी गई थी जिसमें से अभी साकल संहिता ही उपलब्ध है। और साकल संहिता का अर्थ क्या है, संग्रह या संकलन है। तो इसका अर्थ है संग्रह या संकलन है। संपूर्ण संहिता में 10 मंडल 1028 सूत्र उपलब्ध हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद में कितने वो हैं, 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त उपलब्ध हैं। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। ठीक है, तो ये 5 शाखाएं कौन कौन सी हैं, साकल, वास्कल, अश्वलायन, सांख्यायन और मांडुक्यो। ठीक है, तो मांडुक ये याद रखिएगा आप कि इसके 5 शाखाएं हैं, साकल, वास्कल, अश्वलायन, सांख्यायन और मांडुक्यो। ठीक है, ऋग्वेद में कुल जो मंत्र हैं, ठीक है, तो कुल मंत्रों की संख्या 10,600 है। जो 1028 है वो सूक्त हैं। ठीक है, और ये जो मंत्र हैं टोटल इसमें 10,600 हैं। ओके, जो इंद्र का उल्लेख होता है ऋग्वेद में वो 250 बार होता है, वहीं अग्नि का 200 बार इनका उल्लेख होता है। तो सबसे ज़्यादा अगर उल्लेख किसी का होता है तो वो इंद्र का होता है 250 बार। ठीक है, ऋग्वेद का 2 से 7वां मंडल प्रमाणिक और प्रमाणिक है। ठीक है, तो 2 से 7वां मंडल ही प्रमाणिक है। ओके, 10वें मंडल में पहली बार शूद्रों का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें शूद्रों का उल्लेख होता है, जिसे पुरुष सूक्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है जिसमें शूद्रों का वर्णन मिलता है। 9वां जो मंडल है ऋग्वेद का उसमें सोम देवता का उल्लेख होता है। वहीं तीसरा जो मंडल है उसमें गायत्री मंत्र या सूर्य देवता सावित्री का उल्लेख मिलता है। तो 10वां मंडल जो क्या है पुरुष सूक्त से संबंधित है, वहीं 9वां मंडल जो है सोम से संबंधित है देवता, और जो तीसरा मंडल है वो गायत्री मंत्र सावित्री देवी से संबंधित है। सावित्री यहाँ पे सूर्य से संबंधित होगा। ठीक है, सामवेद की बात करें तो डेट याद रख सकते हैं तो रखिए, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सामवेद का अर्थ है संगीत या गायन। ठीक है, इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह होता है। ठीक है, तो इसमें जो भी जिस समय यज्ञ होते थे उस समय जो गाए जाते थे उसका संग्रह इसमें ही मिलता है। ठीक है, इन मंत्रों को गाने वाले को क्या कहते थे, तो उद्गाता कहते थे, और ऋग्वेद के उच्चारण करने वाले को होत्र कहते थे। ठीक है, सामवेद में 2 मुख्य भाग हैं। सामवेद के 2 मुख्य भाग हैं, वो हैं आर्चिक और गान। आर्चिक और ज्ञान सामवेद के 2 मुख्य भाग हैं। सामवेद की अगर शाखाएं की बात करें तो क्या है, कौथुमीय, जैमिनी, राणामीय। ठीक है, तो इस सामवेद की तीन शाखाएं हुई, कौथु, जैमी, राणा। ठीक है, ये 3 आप बस शॉर्ट में नाम याद रखिएगा, कौथु, जैमी, राणा, ये 3 सामवेद की शाखाएं थीं। ऋचाओं को मत याद रखिएगा, इतना नहीं आप याद कर पाएंगे। ठीक है, और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। फिलहाल यजुर्वेद हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।